लेट्स स्टार्ट। तो आज अपन पढ़ेंगे क्या, विभवमापी, है ना। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 6 विद्युत परिपथ। इसमें नया टॉपिक अपन लेते हैं विभवमापी। इस चैप्टर में अपने सारे प्रायोगिक उपकरण हैं ज़्यादातर, है ना। तो आज जो अपन प्रायोगिक उपकरण पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम क्या है, विभवमापी। ठीक है, ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। चैप्टर ख़त्म हो जाएगा लेकिन लेंथी टॉपिक है, 3-4 दिन चलेगा विभवमापी। ठीक है, तो विभवमापी को स्टार्ट करें। विभवमापी क्या है, सबसे पहले ये देखते हैं विभवमापी क्या है। विभवमापी एक ऐसा विद्युत उपकरण है जिसकी सहायता से किसी चालक तार के सिरों के मध्य विभवांतर मापा जा सकता है, किसी सेल के सिरों के मध्य विभवांतर या विद्युत वाहक बल को मापा जा सकता है। ठीक है, विभवमापी की सहायता से किसी चालक तार के सिरों के मध्य या सेल के सिरों के मध्य विभवांतर को मापा जा सकता है। सवाल ये उठता है कि विभवांतर तो वोल्टमीटर से भी मापा जा सकता है, फिर क्यों हम विभवमापी यूज लें। तो क्या होता है, वोल्टमीटर जो होता है ना, वोल्टमीटर, उसमें जब विभव का मापन किया जाता है तो उसमें त्रुटि की संभावना ज़्यादा रहती है। वोल्टमीटर की में त्रुटि की संभावना ज़्यादा रहती है, जबकि विभवमापी द्वारा मापा गया विभवांतर वोल्टमीटर की तुलना में यथार्थ होता है, अति शुद्ध होता है, ज़्यादा शुद्ध होता है ना। तो इसलिए जो विभवमापी जो है, विभवमापी, उसे अपन एक आदर्श वोल्टमीटर भी कह सकते हैं। आदर्श वोल्टमीटर मतलब जितने भी वोल्टमीटर होते हैं उनमें सबसे अच्छा वोल्टमीटर कौन है, विभवमापी। बहुत कम त्रुटि के साथ, नगण्य त्रुटि के साथ और अच्छे से अच्छा विभवांतर मापन करता है, सटीकता के साथ, यथार्थता के साथ। तो विभवमापी को अपन आदर्श वोल्टमीटर भी कहते हैं। क्लियर है। तो विभवमापी एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से किसी चालक तार के सिरों के मध्य या सेल के सिरों के मध्य विभवांतर का मापन किया जाता है। ठीक है, यह अधिक यथार्थता, सटीकता और पारदर्शिता के साथ मापन करता है, इसलिए वोल्टमीटर की जगह ये ज़्यादा श्रेष्ठ है और इसे आदर्श वोल्टमीटर भी कहते हैं। क्लियर है, ये हो गया आपका विभवमापी। अब बात करते हैं विभवमापी की बनावट, कैसी होती है इसकी बनावट। तो बनावट कैसी होगी आपको समझना है इसमें, है ना। तो देखो इसमें क्या होता है, एक आयताकार लकड़ी का पट्टा होता है ऐसा, ये एक आयताकार लकड़ी का पट्टा होगा। इस लकड़ी के पट्टे पर एक 10 मीटर लंबा चालक तार, 10 मीटर लंबा चालक तार लगाया जाता है जो कि मिश्र धातु का बना होता है। मिश्र धातु जैसे मैग्नीन, यूरेका और कॉन्स्टेंटन। मैग्नीन, यूरेका और कॉन्स्टेंटन क्यों बनाते हैं इन मिश्र धातुओं का, पिछले लेक्चर में बताया था कि इनकी प्रतिरोधकता उच्च होती है और प्रतिरोध ताप गुणांक अल्प होता है, तो ये निम्न मान की धारा पर अच्छे से काम करते हैं, वर्क करते हैं। ठीक है, तो 10 मीटर लंबा चालक तार होता है। इस 10 मीटर लंबे चालक तार को 10 समान भागों में एक दूसरे के समांतर इस लकड़ी के आयताकार पट्टे पर स्क्रू या पेचों की सहायता से लगाया जाता है। कैसे लगाते हैं, 10 मीटर लंबे चालक तार को 10 समान भागों में विभाजित करेंगे। 1 मीटर लंबा इधर लगा दिया, फिर यहाँ एक स्क्रू लगाया, स्क्रू से घुमा के 1 मीटर इधर लगा दिया, यहाँ एक स्क्रू लगाया, 1 मीटर लंबा इधर, 1 मीटर लंबा इधर। समझ पा रहे हैं क्या आप ये? 1 2 3 4 5 6 7 8 10 हुआ क्या? ये 2 सिरे हो गए आपके पास, सिरा ए और सिरा बी, और यहाँ पे पेच लगे होते हैं या पत्तियाँ लगी होती हैं जिनके सारे खिंच के बंधा होता है, तनित अवस्था में बंधा होता है, बीच में कोई सलवटें नहीं होती हैं, कोई श्रिंक नहीं होता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, मिश्र धातु का बना 10 मीटर लंबा तार लेते हैं, इसको 10 समान भागों में एक दूसरे के समांतर और चित्रानुसार एक लकड़ी के आयताकार पट्टे पर तनित अवस्था में लगाया जाता है। ठीक है, अब ये जो चालक तार के 2 सिरे हैं, इन दोनों सिरों के मध्य विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए
विद्युत सोर्स लगाएंगे। विद्युत सोर्स मतलब सेल या बैटरी, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों सिरों के मध्य यहाँ पे एक सेल लगा देते हैं, एक कुंजी लगा देते हैं धारा बंद और चालू करने के लिए, और एक लगा देते हैं धारा नियंत्रक। धारा नियंत्रक क्या काम करेगा, धारा के मान को नियंत्रित करेगा। नियंत्रित मतलब अपनी इच्छा के अनुसार हम कम और ज़्यादा कर सकते हैं। तो धारा नियंत्रक लगा देंगे, इसका कनेक्शन ऐसे लेते हैं और लास्ट में जाके इसको कहाँ जोड़ देते हैं, सिरे बी पर, यहाँ। क्लियर है, ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, ये सेल का विद्युत वाहक बल E, ठीक है, और ये कुंजी हो गई आपके पास K। कुंजी बंद करेंगे, धारा प्रवाहित होने लगेगी, ठीक है। तो देखो, इस चालक तार AB में धारा प्रवाहित करने के लिए, है ना, सिरों A और B के मध्य एक सेल, एक कुंजी और एक धारा नियंत्रक, रियोस्टेट, RH से लिखते हैं इसको, RH, है ना, इनको जोड़ा जाता है, ठीक है। सेल का काम है विद्युत धारा प्रवाहित करना, कुंजी का काम है विद्युत धारा का कनेक्शन बंद और चालू करना, ऑन ऑफ करना, और धारा नियंत्रक का काम है अपने अनुसार धारा के मान को घटाना बढ़ाना, जितनी आपको प्रवाहित करनी है, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 4 एम्पियर, इस तीर के निशान को ऊपर नीचे खिसकाते हैं, उससे धारा कम ज़्यादा होती है, और जहाँ भी आपको जितनी भी धारा चाहिए उतने पे आप सेट कर लो। समझ आया। तो ये हो गया आपके पास विद्युत परिपथ। तो ये जो परिपथ है, इसकी सहायता से इस विभवमापी तार में एक नियत मान की धारा लगातार प्रवाहित होती रहती है। इस परिपथ को विभवमापी का प्राथमिक परिपथ कहते हैं। क्या कहते हैं बताओ इसको, प्राथमिक परिपथ। इस परिपथ को विभवमापी का प्राथमिक परिपथ कहते हैं। क्लियर है। आप कभी लैब में गए होंगे तो आपने देखा भी होगा विभवमापी ऐसा, ये तो दिखाएंगे जब प्रैक्टिकल होगा। ये सब प्रैक्टिकल है अपने, तो बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है ये, उसमें भी बड़ा क्वेश्चन आ सकता है। और इस पे बेस्ड 2 प्रैक्टिकल है विभवमापी बेस्ड 4-4 नंबर के, वो भी ध्यान है, 8-8 नंबर के, वो भी अपन ध्यान रखने, ठीक है। अब ये जो विभवमापी बनाए, इसमें ये लकड़ी के आयताकार बॉक्स पे यहाँ पे एक 1 मीटर लंबा स्केल लगा होता है। तो 1 मीटर लंबा स्केल क्या काम आता है बताओ, चालक तार की लंबाई को नापने की, है ना। तो 1 मीटर लंबा स्केल लगा होता है। फिर ये जो सिरा है, जो सेल के धन सिरे से जुड़ा है, इसको बोलते हैं विभवमापी तार का धन सिरा, और जो ऋण सिरे से जुड़ा है उसको बोलते हैं विभवमापी तार का ऋण सिरा। तो यहाँ पे क्या किया जाता है, इस धन सिरे से एक तार लेते हैं, इसमें जोड़ते हैं एक धारामापी। धारामापी क्या करता है, धारा का मापन या धारा का संसूचन करता है। कैसा होता है, इसमें बीच में शून्य होता है, इधर 1 2 इधर 1 2 ऐसे होते हैं, समझ रहे हो। अगर विक्षेप यहाँ है तो धारा प्रवाहित नहीं हो रही है, अगर विक्षेप यहाँ पहुँच गया धारा प्रवाहित हो रही है, अगर विक्षेप इधर आ गया विपरीत दिशा में धारा प्रवाहित हो रही है। सही। धारा कैसे प्रवाहित हो सकती है, या तो A से B की ओर या B से, अगर इधर गया और तब मान लो धारा A से B की ओर प्रवाहित हो रही है, और मान लो सुई इधर आ जाए तो मतलब धारा कैसे प्रवाहित हो रही है, B से A की ओर हो रही है। तो ये धारामापी हो गया। इस धारामापी को जोड़ा जाता है एक विसर्पी कुंजी से। किससे जोड़ते हैं, ऐसी होती है धातु की बनी ऐसी विसर्पी कुंजी होती है, इसके एक सिरे पे जोड़ते हैं। विसर्पी कुंजी से जोड़कर विसर्पी कुंजी को यहाँ इन 10 तारों के बीच में किसी भी तार से कहीं भी उस विसर्पी कुंजी की सहायता से संपर्क बनाया जा सकता है। जब विसर्पी कुंजी को ले जाकर यहाँ टच करा दो, अगले तार पे करा दो, कहीं यहाँ करा लो, यहाँ करा लो, अपनी इच्छा के अनुसार आप कहीं भी टच करा सकते हो, ठीक है। तो ये जो परिपथ बना है इधर, इसको अपन बोलते हैं विभवमापी का द्वितीयक परिपथ। क्या बोलते हैं बताओ, ठीक है। प्राथमिक परिपथ हमेशा नियत रहता है, प्राथमिक परिपथ में कभी भी कोई परिवर्तन नहीं किया जाता। जितने भी परिवर्तन करने होते हैं वो किस में किए जाते हैं बताओ, द्वितीयक परिपथ में किए जाते हैं, ठीक है। तो ये थी आपके पास विभवमापी की बनावट। फिर से मैं एक बार रिपीट करता हूँ, है ना, शॉर्ट में। देखो,
विभवमापी में एक 10 मीटर लंबा चालक तार होता है जो कि मिश्र धातु यूरेका, मैग्नीन या कॉन्स्टेंटन का बना होता है, ठीक है, क्योंकि इनकी प्रतिरोधकता उच्च होती है और प्रतिरोध ताप गुणांक अल्प होता है। इस 10 मीटर लंबे चालक तार को 1-1 मीटर के 10 समान भागों में विभाजित करके एक दूसरे के समांतर पेचों की सहायता से आयताकार लकड़ी के बॉक्स पर लगाया जाता है, ठीक है। इस आयताकार लकड़ी के बॉक्स पर लगाया जाता है। इस तार के दोनों सिरों के मध्य विद्युत सेल या बैटरी, कुंजी और धारा नियंत्रक लगाया जाता है। इस प्रकार प्राथमिक परिपथ तैयार होता है। इस प्राथमिक परिपथ की सहायता से जब कुंजी बंद करते हैं तो इस विभवमापी तार में एक नियत मान की धारा प्रवाहित होने लगती है, ठीक। फिर विभवमापी तार के धनात्मक सिरे ए से एक धारामापी जोड़ा जाता है और धारामापी का अंतिम सिरा एक विसर्पी कुंजी, जॉकी बोलते हैं, जे से व्यक्त करते हैं इसको, है ना, एक विसर्पी कुंजी से कनेक्ट किया जाता है, जोड़ा जाता है। इस विसर्पी कुंजी को इस चालक तार पर कहीं भी संपर्क में लाया जा सकता है। चालक तार की लंबाई नापने के लिए इस आयताकार लकड़ी के बॉक्स के एक तरफ एक 1 मीटर लंबा लकड़ी का स्केल लगा होता है। तो ये हो गई आपके पास विभवमापी की बनावट। क्लियर है क्या, बोलो? तो ये विभवमापी की बनावट हुई। अब आगे अपन बात करें, ये एक्चुअल डायग्राम ऐसा बनाना है अपन को, है ना। बाकी जब भी परिपथ के रूप में काम में लेंगे तब कैसे बनाते हैं, तो उसका डायग्राम देखो आप। जब परिपथ के रूप में काम में लेंगे तो कैसे बनाएंगे अपन, तब ऐसे बनाएंगे। ये बन गया आपके पास ये वाला परिपथ, बन गया। ये बन गया, समझ आया ये कुछ? इस परिपथ में क्या किया अपन ने, देखो प्राथमिक परिपथ एज इट इज रखा और ये जो लकड़ी का पूरा जो बॉक्स है जिस पे तार लपेटा हुआ है, ए बी तार, इसको बार बार नहीं बनाएंगे क्योंकि ये प्रायोगिक परिपथ हमें चैप्टर में बार बार बनाना पड़ेगा, तो इसको बनाने बैठेंगे टाइम निकलेगा। तो इस पूरे तार को अपन कैसे व्यक्त कर देते हैं, ए बी, बस ध्यान रखना है। ए बी क्या है, विभवमापी तार। विभवमापी तार मतलब ए बी का मतलब क्या है, ये मतलब है ए बी का मतलब कि ये ए और बी दो सिरे 10 मीटर लंबे चालक तार के जो विभवमापी पे ऐसे लगा हुआ है। तो इस डायग्राम को बार बार नहीं बनाते, जब प्रायोगिक परिपथ बनाते हैं सिर्फ ए बी लिखते हैं। और आपको ध्यान रखना है ए बी क्या है, विभवमापी तार। और द्वितीयक परिपथ में धनात्मक सिरे ए से एक धारामापी और जॉकी जोड़ेंगे और विसर्पी कुंजी को कहीं भी इस ए से बी तक कहीं भी बीच में संपर्क में लाया जा सकता है। क्लियर हुआ? तो यहाँ पे ए बी क्या कहलाएगा, विभवमापी तार। ये ऊपर वाला क्या कहलाएगा, प्राथमिक परिपथ। और ये क्या कहलाएगा बताओ, द्वितीयक परिपथ। तो बनावट समझ में आती है आपके, कोई दिक्कत इसमें? अब बात करते हैं विभवमापी का सिद्धांत, किस सिद्धांत पे काम करता है। जैसे कि पिछली क्लास में पढ़ा था अपन ने, मीटर सेतु, व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पे काम करता है। तो विभवमापी का सिद्धांत क्या है, सिद्धांत को समझना आपने पढ़ा है, V बराबर आई आर, पढ़ा है क्या, ओम का नियम। V ऐसे ही रखो, I ऐसे ही रखो। R का फॉर्मूला होता है रॉ एल बटे, होता है क्या, रॉ एल बटे ए। अब बताओ, अगर इसमें नियत मान की धारा प्रवाहित करें, विभवमापी तार में नियत मान की धारा प्रवाहित करें, इसको नियत कर दिया। प्रतिरोधकता क्या होती है, नियतांक होती है, तो ये भी नियत है। और जो चालक तार लिया है अपन ने यहाँ पे, इस चालक तार की मोटाई भी क्या रखें अपन, एक समान। मोटाई मतलब अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल भी एक समान रखें। तो क्या पता लगता है बताओ, V समानुपाती L पता लगता है नहीं बताओ। मतलब विभवांतर किस पे निर्भर करता है, चालक तार की लंबाई। क्यों करता है, कारण बताओ। क्योंकि चालक तार की लंबाई बढ़ाओगे तो प्रतिरोध बढ़ेगा, प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती होता है। तो चालक तार की लंबाई बढ़ाओगे तो प्रतिरोध बढ़ेगा, और प्रतिरोध बढ़ेगा तो विभवांतर भी बढ़ेगा। समझ रहे हो ना, V बराबर आई आर।
अगर लंबाई बढ़ाई तो प्रतिरोध बढ़ा, और प्रतिरोध बढ़ा तो विभवांतर भी। तो इसका मतलब हम समझ गए कि किसी चालक तार के सिरों के मध्य विभवांतर उसकी लंबाई के कब, जब उसमें नियत धारा प्रवाहित हो रही है और उसकी मोटाई भी क्या हो बताओ, नियत। तो किसी चालक तार के सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर उसकी लंबाई के समानुपाती होता है, जानते हैं। तो सिद्धांत क्या है विभवमापी इस सिद्धांत पर कार्य करता है कि किसी भी चालक तार के सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर उसकी लंबाई के समानुपाती होता है, ठीक है। तो v बराबर कितना हो गया, समानुपाती चिन्ह हटाते हैं, एक नियतांक लगा देते हैं x। तो v बराबर क्या आ गया बताओ, xl, या x बराबर क्या आ गया बताओ, v/l। और v/l इसको अपन क्या बोलते हैं, x को क्या बोलते हैं, विभव प्रवणता। x एक नियतांक है और इसको क्या बोलेंगे बताओ, विभव प्रवणता। एक बार और आया था ये ऐसा नाम, ध्यान है, चैप्टर 3 में आया था। चैप्टर 3 में बताया था मैंने विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव में संबंध, E बराबर -dV/dr। एक ही तो बात है, विभव बटे दूरी, विभव बटे माइनस चिन्ह को तो मैंने साइड में रखा था, तो इसको क्या बोला था, माइनस ऑफ विभव प्रवणता। तो v/l ये क्या कहलाएगी, विभव प्रवणता। क्लियर है। तो विभवमापी इस सिद्धांत पर कार्य करता है कि किसी भी चालक तार के सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर सदैव उसकी लंबाई के समानुपाती होता है। समानुपाती चिन्ह हटा, एक नियतांक आएगा x, इस नियतांक को बोलेंगे विभव प्रवणता। इसकी परिभाषा क्या बनेगी, प्रति एकांक लंबाई, किसी चालक तार की प्रति एकांक लंबाई पर उत्पन्न विभवांतर, किसी चालक तार की प्रति एकांक लंबाई पर चालक तार के सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर क्या कहलाती है, विभव प्रवणता। ठीक है, क्लियर है। बताओ मात्रक क्या होगा इसका, वोल्ट पर मीटर। मात्रक क्या होगा, वोल्ट पर मीटर। क्लियर है। तो इसका मात्रक हो जाएगा वोल्ट पर मीटर। ठीक है, तो ये सिद्धांत होता है। कुछ एक आध बुक में ऐसे भी लिखा देखोगे आप, किस सिद्धांत पे किस कार्य करता है, तो कई जगह ऐसे लिखा होगा शून्य विक्षेप विधि, शून्य विक्षेप विधि पर काम करता है। वो भी ठीक है, लेकिन ये ज़्यादा बेटर है। शून्य विक्षेप विधि का मतलब ये होता है कि अपन कब काम कराते हैं इसको, जब धारामापी में विक्षेप क्या हो जाए बताओ, शून्य। अपन जब काम कराएंगे तो धारामापी में विक्षेप क्या बनाएंगे, तो जब धारामापी में विक्षेप शून्य होगा तभी अपन रीडिंग लेंगे, तो इसलिए इसको अपन शून्य विक्षेप विधि भी कह सकते हैं, है ना। बाकी अगर सिद्धांत पूछा जाए तो सिद्धांत में आप कभी भी शून्य विक्षेप विधि नहीं लिखेंगे, आप ये लिखो, ये ज़्यादा बेटर है। समझ में आए। तो ये सिद्धांत हो गया आपका। अब सिद्धांत के बाद बात करते हैं अपन विभवमापी का मानकीकरण। विभवमापी का मानकीकरण, तो मानकीकरण वर्ड का क्या तात्पर्य है, विभवमापी का मानकीकरण, स्टैंडर्डाइजेशन। ठीक, तो मानकीकरण शब्द का मतलब समझो। मैंने क्या बताया यहाँ पे, ये x क्या है, विभव प्रवणता, और ये क्या है, नियतांक है। समानुपाती हटाने से आया नियतांक है, तो मतलब इसका मान क्या रहना चाहिए, नियत रहना चाहिए। तो मानकीकरण शब्द का मतलब क्या है कि किसी भी विभवमापी तार के लिए उसकी विभव प्रवणता का यथार्थ मान ज्ञात करना। कोई भी विभवमापी तार दिया है तो प्रैक्टिकल शुरू करने से पहले सबसे पहले अपन को क्या चाहिए, x का मान चाहिए। ये कौन बताएगा, विभवांतर तो अपन नाप लेंगे वोल्ट मीटर से, लंबाई नाप लेंगे स्केल से, लेकिन x का मान कौन बताएगा, समझ रहे हो। तो x का मान यदि ज्ञात करना है तो सबसे पहले प्रैक्टिकल शुरू करने से पहले विभव प्रवणता का मान पता होना चाहिए। और विभव प्रवणता का मान चालक तार के लिए, जो भी चालक तार अपन यूज ले रहे हैं उसके लिए पता होना चाहिए। तो मानकीकरण शब्द का मतलब क्या है कि प्रयोग चालू करने से पहले विभव प्रवणता का मान पता होना चाहिए, तो वो ज्ञात कर लो पहले। तो विभव प्रवणता का मान ज्ञात करने की विधि को ही क्या बोलते हैं, मानकीकरण। तो विभवमापी का मानकीकरण, इससे आप क्या समझते हैं, विभवमापी के मानकीकरण से तात्पर्य है कि विभवमापी तार की विभव प्रवणता का यथार्थ मान ज्ञात करना। विभवमापी तार की विभव प्रवणता का यथार्थ मान ज्ञात करने की क्रियाविधि क्या कहलाती है, विभवमापी का मानकीकरण। समझ में आया मानकीकरण वर्ड का मतलब, विभव प्रवणता का यथार्थ मान ज्ञात करना। कैसे करते हैं मानकीकरण, तरीका देखो। विभवमापी का मानकीकरण
किस प्रकार किया जाता है। तो मानकीकरण में देखो, हम यहाँ द्वितीयक परिपथ में परिवर्तन करते हैं। थोड़ा सा मैंने क्या बोला, प्राथमिक परिपथ में कभी कोई परिवर्तन नहीं करना है, द्वितीयक परिपथ में। तो द्वितीयक परिपथ में परिवर्तन करते हैं। कैसे करेंगे मानकीकरण? हमें तो विभव प्रवणता का मान ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करें? द्वितीयक परिपथ में हम एक सेल जोड़ते हैं। एक सेल जोड़ दिया, कोई एक प्राथमिक सेल जोड़ते हैं। प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल समझते हो ना, केमिस्ट्री में पढ़े हैं हमने। तो हमने यहाँ पे कोई एक प्राथमिक सेल जोड़ा द्वितीयक परिपथ में। इस सेल को किस प्रकार जोड़ा जाता है? विभवमापी की द्वितीयक परिपथ में एक प्राथमिक सेल जोड़ा। इस प्रकार की सेल का धन सिरा विभवमापी तार के धन सिरे पर जुड़ाओ। सेल का धन सिरा विभवमापी तार के, ये धन सिरा ही तो है, धन से जुड़ा है, तो ये कौन सा धन? तो सेल का धन सिरा विभवमापी तार के धन सिरे पर जुड़ाओ और सेल का ऋण सिरा धारामापी से जुड़ाओ। ठीक है, इस तरीके से अपन एक सेल जोड़ते हैं। इसका विद्युत वाहक बल मान लेते हैं E0। ठीक है, अब ये जो सेल जोड़ा जाता है, इस सेल को बोला जाता है मानक सेल। कैसा सेल जोड़ेंगे? और मानक सेल का मीनिंग है ऐसा सेल जिसका विद्युत वाहक बल EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है ना, विद्युत वाहक बल ज्ञात हो। मानक सेल का मतलब ऐसा सेल जोड़ेंगे जिसका विद्युत वाहक बल हमें पहले से ज्ञात हो। जब देखते हो आप सेल आते हैं, टॉर्च का सेल आता है, उसको देखना साइड में लिखा आता है 1.5 वोल्ट। कितने वोल्ट का है वो? 1.5, ऐसे लिखा आता है। तो ऐसा सेल जोड़ेंगे जिसका विद्युत वाहक बल हमें ज्ञात हो। तो प्राथमिक सेल के रूप में या दो सेल काम में लिए जाते हैं, एक तो कैडमियम सेल और एक डैनियल सेल। डैनियल सेल, और क्योंकि इनका विद्युत वाहक बल हमें ज्ञात होता है। कितना होता है पता होगा? एक का तो होता है 1.816, एक का होता है 1.08, कुछ ऐसा होता है ना, 1.08। इनके ज्ञात होते हैं नहीं। तो ऐसा मानक सेल लेना। मानक सेल का मतलब जिसका विद्युत वाहक बल हमें पहले से, मान लो अपन ने डैनियल सेल ले लिया। डैनियल सेल का विद्युत वाहक बल कितना होता है? 1.8 है ना, ये 1.816 बात तो हुई। तो मान लो कि हमने यहाँ पे डैनियल सेल ले लिया, इसका विद्युत वाहक बल हमें पहले से पता है 1.8 वोल्ट है नहीं? ये हमें पहले से मालूम है। जो भी हो, जो भी है, ज्ञात होना चाहिए, है ना। तो ये हमें पहले से ज्ञात है। अब क्या करेंगे? दूसरा तरीका देखो, अब क्या करने वाले हैं अपन। तो अब हम क्या करेंगे कि ये हमने जोड़ दिया, कुंजी बंद की, धारा प्रवाहित होने लगी, हो गई। अब हम क्या करेंगे? विसर्पी कुंजी को विभवमापी तार पर संपर्क में लाएंगे। तो संपर्क में कैसे लाएंगे? तरीका क्या है कि पहले तो विभवमापी तार के सिरे A पे टच कराएंगे और इसमें विक्षेप देखेंगे। फिर विभवमापी तार के सिरे B पे टच कराएंगे और इसमें विक्षेप देखेंगे। दोनों स्थितियों में विक्षेप विपरीत दिशाओं में आना चाहिए। एक बार लेफ्ट में, एक बार राइट में, एक बार राइट में, एक बार लेफ्ट। क्यों? क्योंकि दोनों स्थितियों में विक्षेप विपरीत दिशाओं में आ गया तो इसका मतलब बीच में शून्य कहीं ना कहीं मिल जाएगा। मिल जाएगा या नहीं? तार के इस सिरे पे आ गया इस दिशा में और इस सिरे पे आ गया उस दिशा में। तो जब यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो विक्षेप धीरे धीरे शून्य पे आएगा, फिर इधर जाएगा, तो मतलब शून्य मिल जाएगा। अपन को शून्य ढूंढना है। और मान लो विक्षेप एक ही एक तरफ आया तो शून्य नहीं मिलेगा, तो फिर परिपथ संयोजन में गड़बड़ी है कुछ, है या नहीं? तो सबसे पहले क्या करेंगे? विसर्पी कुंजी को एक बार यहाँ टच करेंगे, यहाँ टच करेंगे, विक्षेप दोनों तरफ आना चाहिए। दोनों तरफ आता है तो हमारा परिपथ संयोजन सही है या नहीं? तो परिपथ संयोजन सही हो गया अपना। फिर उसके बाद अब क्या करेंगे? इस विसर्पी कुंजी को इस चालक तार AB पर अलग अलग जगह संपर्क में लाएंगे। समझ रहे हो? जैसे यहाँ टच करा के देखा, यहाँ देखा, यहाँ देखा, यहाँ देखा, इस जगह, इस जगह, इस जगह, अलग अलग जगह टच कराएंगे और धारामापी में विक्षेप देखेंगे और ऐसा बिंदु ढूंढेंगे जहाँ पे धारामापी में विक्षेप क्या मिल जाए? बताओ, शून्य। ऐसा बिंदु ढूंढेंगे जहाँ पे धारामापी में विक्षेप क्या मिल जाए? बताओ। क्लियर? तो मान लो कि ये यहाँ पे इस जगह पे, मान लो ये बिंदु है कोई C। इस C बिंदु पर धारामापी में विक्षेप क्या हो गया? बताओ, शून्य। तो इस बिंदु को क्या बोलेंगे? संतुलन बिंदु। संतुलन बिंदु। और धनात्मक सिरे से, तार के धनात्मक सिरे से और संतुलन बिंदु की लंबाई या दूरी, इसको क्या बोलेंगे? संतुलित लंबाई। क्या बोलेंगे बताओ?
तो संतुलित लंबाई हो गई आपके पास L, या अपन मान लेते हैं संतुलित लंबाई हो गई L नोट, हो गई है नहीं। ये संतुलित लंबाई कौन से सेल के लिए आई? इस सेल के लिए, ठीक है। इससे तो नियत मान की धारा प्रवाहित हो रही है, लेकिन इसको संतुलित कौन कर रहा है? ये संतुलित कैसे हुआ, कारण समझो। ये तार है, तार का प्रतिरोध होगा, इसमें धारा प्रवाहित हो रही है, तो यहाँ विभवांतर उत्पन्न होगा, होगा या नहीं? धारा प्रवाहित हो रही है और इस तार का प्रतिरोध होगा। तार किसी भी धातु का बनाओ, कुछ ना कुछ तो प्रतिरोध होगा। तो तार AC का कोई प्रतिरोध होगा, इसमें धारा प्रवाहित हो रही है तो विभवांतर होगा, तो यहाँ विभवांतर होगा। और नीचे सेल जुड़ा हुआ है तो सेल के सिरों पे भी विभवांतर होगा। और दोनों विभवांतर यदि विपरीत क्रम में जुड़ जाएं, विपरीत क्रम में मतलब एक सेल तो ऐसे जुड़ जाए यूँ प्लस माइनस, और एक सेल ऐसे जुड़ जाए प्लस माइनस, तो बताइए दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं? निरस्त करेंगे, क्योंकि जितनी धारा इधर से आएगी उतनी धारा तो निरस्त कर देंगे या नहीं। इधर से मान लो 5 एम्पियर धारा आई, इधर से 5 एम्पियर धारा आई, तो परिपथ में धारा कितनी हो गई बताओ? शून्य। और धारा शून्य हो गई तो धारा मापी में विक्षेप क्या मिलेगा आपको? शून्य। बोलो मिलेगा या नहीं? ठीक है। तो आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है इसमें कि इस सेल के लिए संतुलित लंबाई कितनी मिलती है? L नोट, ठीक है। अब मैं आपको शॉर्ट में बताऊं, ये सब समझाया मानकीकरण का मतलब। सबसे पहले विभव मापी का मानकीकरण क्या होता है कि किसी विभव मापी तार के लिए विभव प्रवणता का यथार्थ मान ज्ञात करने की प्रक्रिया विभव मापी का मानकीकरण कहलाता है। कैसे ज्ञात करते हैं? तरीका, हमने एक विभव मापी लिया, उस विभव मापी का प्राथमिक परिपथ बनाया, मतलब उस विभव मापी तार AB के सिरों पर एक सेल, कुंजी, धारा नियंत्रक जोड़ के प्राथमिक परिपथ बनाया, और इसके द्वितीयक परिपथ में एक प्राथमिक सेल को जोड़ा जिसे मानक सेल कहा जाता है। मानक सेल का मीनिंग है ऐसा सेल जिसका विद्युत भागफल हमें पहले से ज्ञात हो। इसको इस प्रकार जोड़ा कि इसका धन सिरा विभव मापी तार के धन सिरे पर जुड़ा हो और ऋण सिरा धारा मापी के सहारे विसर्पी कुंजी से जुड़ा हो। क्लियर है? जब इस विसर्पी कुंजी को परिपथ में धारा प्रवाहित की जाती है, कुंजी बंद करेंगे, परिपथ में धारा प्रवाहित करेंगे, और जब इस विसर्पी कुंजी को इस विभव मापी तार पर सरकाया जाएगा तो अलग अलग बिंदुओं पर जब संपर्क बनाया जाएगा तो एक ऐसा बिंदु ढूंढेंगे जिस पर धारा मापी में विक्षेप क्या हो जाए बताओ? शून्य। तो मान लो कि इस चालक तार पर वो बिंदु क्या है? C है। C बिंदु पर धारा मापी में विक्षेप शून्य हो गया, तो इसे संतुलन बिंदु बोलेंगे। और इसकी विभव मापी तार के धनात्मक सिरे से दूरी को क्या बोलेंगे? संतुलित लंबाई। तो ये संतुलित लंबाई बोलेंगे या नहीं? मतलब इस सेल को तार की इस लंबाई ने संतुलित कर दिया। अब आप लगाएं विभव मापी का सिद्धांत। तो विभव मापी का सिद्धांत क्या है? V समानुपाती L। तो विभव मापी का सिद्धांत तो अपन कौन से सेल के लिए काम कर रहे हैं? इसके लिए। तो इसका विभवांतर कितना है? E नोट, और समानुपाती कितनी लंबाई? L नोट। सही है। समानुपाती चिन्ह हटाया तो क्या आएगा? X L नोट। तो X बराबर कितना आ गया? E नोट बाई आ गया। अब आप मुझे बताओ E नोट क्या है? E नोट मानक सेल का विद्युत भागफल, ये हमें ज्ञात है। L नोट क्या है? संतुलित लंबाई। संतुलित लंबाई को स्केल की सहायता से नापा जा सकता है, बोलो। तो ये हम नाप सकते हैं, पता कर सकते हैं, तो ये भी हमें ज्ञात है। दोनों चीज़ें ज्ञात है, दोनों को यहाँ रखो तो आ गया विभव प्रवणता का मान। आया है नहीं? बोलो। तो इस तरीके से अपन विभव प्रवणता का यथार्थ मान ज्ञात कर सकते हैं। इसे अपन बोलते हैं विभव मापी का मानकीकरण। अब यहाँ समस्या है थोड़ी सी, एक लंबाई कैसे मापी जाएगी? आप लंबाई कैसे नापोगे? जैसे स्केल है, यहाँ लिखा है 0, 1, 2, 3 ऐसे, और 100 सेंटीमीटर तक लिखा है। और लंबाई कैसे नापनी है, कहाँ से नापनी है? तो पहली बात, लंबाई हमेशा धनात्मक सिरे से नापनी है। धनात्मक सिरा कौन सा होता है? जो प्राथमिक परिपथ के सेल के धन सिरे से जुड़ा हो। लंबाई हमेशा धनात्मक सिरे से नापनी, कभी भी यहाँ से नहीं नापेंगे। ऐसा नहीं है स्केल इसके बगल में लग रहा है बोले यहीं से शुरू कर दो, आसान है, यहीं से नापी जाएगी। कैसे नापेंगे? मान लो यहाँ बिंदु मिल गया तो यहाँ से यहाँ तक नाप ली, इधर मैच कर लिया, 50 सेंटीमीटर हो गई। और मान लो ये बिंदु यहाँ ना मिल के यहाँ मिला तीसरे तार पे, जब कैसे नापोगे? जब क्या नापेंगे? इधर से गए तो ये कितनी हो गई? 100,
फिर वापस आए तो कितनी हो गई बताओ, 200, और फिर इधर से आए तो कितनी हो गई 50, तो संतुलित लंबाई कितनी हो गई 250। अगले तार पे मिल गया यहाँ तो 300, 350, समझ में आ रहा है? ऐसे नापी जाएगी। क्लियर है? तो मानकीकरण समझ में आया आपके? तो ये था विभव मापी का मानकीकरण। बाकी कल